वह एक छोटा सा गांव था जहां रिवाजों की जंजीरें लोगों के पैरों में इस कदर जकड़ी थीं कि आज़ादी के 70 साल बाद भी उनकी सोच आज़ाद नहीं हो पाई थी। उसी गांव में रहता था सुरेश, एक 20 वर्षीय युवक जिसे अछूत कहकर पुकारा जाता था। वह अपने पिता के साथ गांव के बाहरी इलाके में एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। सुबह होते ही जब सूरज की पहली किरण धरती को छूती, सुरेश अपनी झोपड़ी से निकलकर गांव की सफाई के लिए निकल जाता। गांव वाले उसे देखते तो दूर से ही निकल जाते। कोई उसके पास नहीं आता, कोई उसे छूता नहीं। परंपरा के नाम पर यह अमानवीय व्यवहार पीढ़ियों से चला आ रहा था। उस सुबह भी सुरेश अपने रोजमर्रा के काम पर निकला था। गांव के मुख्य चौराहे पर पहुंचते ही उसने देखा कि पंडित राम प्रसाद की बेटी विद्या कॉलेज जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। विद्या गांव की सबसे पढ़ी लिखी लड़की थी जो शहर के प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ने जाती थी। जब सुरेश उसके पास से गुजरा तो विद्या ने अपने कदम पीछे खींच लिए और मुंह फेर लिया। सुरेश ने यह देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। वह इस तरह के व्यवहार का आदी हो चुका था। तुम लोग हमेशा ऐसे ही रहोगे, सुरेश ने मन ही मन सोचा और अपने काम में लग गया। वह जानता था कि उसकी पढ़ाई लिखाई, उसके सपने, उसकी इच्छाएं, इन सब का कोई मतलब नहीं था इस समाज में। उसे बस वही तौगोए है करना था जो उसके पिता, दादा और परदादा करते आए थे। लेकिन सुरेश के अंदर कुछ अलग था। वह चुपचाप अपने काम के साथ साथ किताबें भी पढ़ता था। स्कूल जाना उसके लिए मुमकिन नहीं था, लेकिन उसने खुद को पढ़ाना लिखाना सीख लिया था। गांव के कचरे में फेंकी गई किताबों को इकट्ठा करके वह रात में मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ता। उसने डॉक्टरी की किताबें पढ़ी थीं, विज्ञान की किताबें पढ़ी थीं और संविधान भी पढ़ा था। वह जानता था कि कानून के हिसाब से वह किसी से कम नहीं है, लेकिन गांव के अनलिखे कानून उससे कहीं ज्यादा ताकतवर थे। उसी दिन शाम को जब सुरेश अपने काम से लौट रहा था, उसने देखा कि गांव के मुखिया के घर के बाहर भीड़ जमा है। कुछ गंभीर बात हुई थी। सुरेश ने दूर से ही देखा कि डॉक्टर साहब की गाड़ी मुखिया के घर के बाहर खड़ी है। वह रुक गया। उसने देखा कि लोग चिंतित नजर आ रहे थे। क्या हुआ है? सुरेश ने एक दूर खड़े व्यक्ति से पूछा। तुझे क्या? उस आदमी ने घृणा से कहा और आगे बढ़ गया। सुरेश ने फिर भी रुककर सुना। पता चला कि मुखिया की बेटी विद्या को अचानक तेज बुखार आया है और उसकी हालत गंभीर है। डॉक्टर ने कहा है कि उसे तुरंत शहर के अस्पताल ले जाना होगा। सुरेश घर लौट गया। उस रात वह सो नहीं पाया। विद्या वही लड़की थी जिसने आज सुबह उससे दूरी बनाई थी, लेकिन सुरेश के मन में उसके लिए कोई बुराई नहीं थी। वह थी जानता था कि विद्या ने जो किया वह उसकी गलती नहीं थी, यह समाज ने उसे सिखाया था। अगले दिन सुबह सुरेश ने सुना कि विद्या को रात में ही शहर के अस्पताल ले जाया गया है। उसकी हालत बहुत गंभीर है और डॉक्टरों ने कहा है कि उसे तुरंत खून की जरूरत है। मुखिया और उनकी पत्नी दोनों ही शहर गए हैं। सुरेश अपने काम पर निकल गया, लेकिन उसका मन विद्या के बारे में सोच रहा था। दोपहर में जब वह अपने काम से लौट रहा था, उसने देखा कि मुखिया के छोटे भाई रमेश बाबू गांव लौटे हैं और चौपाल पर लोगों से बात कर रहे हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि विद्या को बी ब्लड ग्रुप का खून चाहिए, जो बहुत दुर्लभ है। अस्पताल में इस समय यह ब्लड ग्रुप उपलब्ध नहीं है और अगर जल्द ही खून नहीं मिला तो। रमेश बाबू की आवाज भारी हो गई। सुरेश ने यह सुना और ठिठक गया। उसे याद आया कि कुछ साल पहले जब उसके पिता बीमार हुए थे तो शहर के एक सरकारी अस्पताल में उनका ब्लड टेस्ट हुआ था। डॉक्टर ने बताया था कि उनका ब्लड ग्रुप बी है, जो बहुत कम लोगों में पाया जाता है। सुरेश ने अपने पिता से खून देने के लिए कहा था, लेकिन उसके पिता ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था, हमारा खून कोई नहीं लेगा बेटा, हम अछूत हैं। सुरेश को अपने पिता की बात याद आई। वह जानता था कि उसका भी वही ब्लड ग्रुप होगा। वह क्या करे? क्या वह शहर जाकर विद्या के लिए खून दे? क्या वे लोग दाह उसका खून लेंगे? क्या मुखिया अपनी बेटी के लिए एक अछूत का खून स्वीकार करेगा? सुरेश ने निर्णय लिया।
उसने अपनी झोपड़ी में जाकर अपने पिता से बात की। बाबा, मैं शहर जा रहा हूं। मुखिया की बेटी को मेरे खून की जरूरत है। उसके पिता ने उसे हैरानी से देखा। पागल हो गया है क्या? वे लोग तेरा खून नहीं लेंगे, और अगर उन्हें पता चला कि तूने उनकी बेटी को अपना खून दिया तो वे हमें गांव से निकाल देंगे। लेकिन बाबा, एक जान बचाने का सवाल है, और अगर मैं अपना नाम न बताऊं तो? उसके पिता ने गहरी सांस ली। तू समझता नहीं है बेटा, यह दुनिया इतनी आसान नहीं है। लेकिन सुरेश ने अपना मन बना लिया था। वह जानता था कि अगर वह अपना नाम छिपाकर शहर जाए और खून दे दे तो शायद विद्या की जान बच जाए, और कोई उसे जान भी नहीं पाएगा। वह तुरंत तैयार हुआ और शहर जाने वाली बस पकड़ने के लिए निकल गया। उसके पास पैसे कम थे, लेकिन उसने सोचा कि वह किसी तरह पहुंच जाएगा। बस स्टॉप पर पहुंचते ही उसे पता चला कि अगली बस 1 घंटे बाद आएगी। वह वहीं बैठ गया और इंतजार करने लगा। तभी उसने देखा कि रमेश बाबू भी बस स्टॉप पर आए हैं। वे भी शहर जाने की तैयारी में थे। सुरेश ने अपना सिर झुका लिया ताकि रमेश बाबू उसे न देखें, लेकिन रमेश बाबू ने उसे देख लिया। अरे, तू यहां क्या कर रहा है? रमेश बाबू ने पूछा। सुरेश ने झिझकते हुए कहा, कुछ काम है शहर में। रमेश बाबू ने उसे अजीब नजरों से देखा। तू कभी शहर गया है? नहीं, ये पहली बार है। रमेश बाबू ने और कुछ नहीं कहा और दूर जाकर खड़े हो गए। सुरेश ने राहत की सांस ली। 1 घंटे बाद बस आई और सुरेश उसमें चढ़ गया। रमेश बाबू भी उसी बस में बैठे, लेकिन वे आगे की सीट पर थे, जबकि सुरेश पीछे बैठा था। बस शहर की ओर चल पड़ी। 3 घंटे की यात्रा के बाद बस शहर पहुंची। सुरेश ने देखा कि रमेश बाबू बस से उतरकर एक ऑटो में बैठ गए। सुरेश ने भी एक ऑटो वाले से पूछा, भाई, शहर का सरकारी अस्पताल कहाँ है? ऑटो वाले ने बताया कि अस्पताल यहां से काफी दूर है और किराया 100 रुपये लगेगा। सुरेश के पास इतने पैसे नहीं थे। उसने ऑटो वाले से कहा, मेरे पास सिर्फ 50 रुपये पाए में 50 रुपये का कौड़िए हैं। क्या आप मुझे अस्पताल तक छोड़ देंगे? ऑटो वाला मना करने ही वाला था कि सुरेश ने कहा, एक मरीज की जान बचाने के लिए मुझे वहां जाना है। मैं खून देने जा रहा हूं। ऑटो वाले ने उसे देखा और फिर कहा, ठीक है, बैठ जा। सुरेश ऑटो में बैठ गया और अस्पताल की ओर चल पड़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह नहीं जानता था कि अस्पताल में क्या होगा, लेकिन वह जानता था कि उसे यह करना है। अस्पताल पहुंचकर सुरेश ने रिसेप्शन पर जाकर पूछा, मुझे ब्लड डोनेट करना है, कहाँ जाना होगा? रिसेप्शनिस्ट ने उसे ब्लड बैंक का रास्ता बताया। सुरेश ब्लड बैंक पहुंचा और वहां के उपाय था। डॉक्टर से मिला। मुझे ब्लड डोनेट करना है, मेरा ब्लड ग्रुप बी है, सुरेश ने कहा। डॉक्टर ने उसे हैरानी से देखा। तुम्हें कैसे पता है कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप बी है? मेरे पिता का यही ब्लड ग्रुप है, मुझे लगता है मेरा भी वही होगा। डॉक्टर ने उसका नाम और पता पूछा। सुरेश ने झिझकते हुए कहा, क्या मैं अपना नाम नहीं बता सकता? मैं बस खून देना चाहता हूं। डॉक्टर ने उसे अजीब नजरों से देखा। हमें डोनर का पूरा रिकॉर्ड रखना होता है। तुम अपना नाम क्यों नहीं बताना चाहते? सुरेश ने सोचा कि वह क्या कहे। अगर वह सच बताता है तो शायद उसका खून लेने से मना कर दें, लेकिन झूठ बोलना भी सही नहीं लगता था। डॉक्टर साहब, मैं सच बताता हूं। मैं एक गांव से आया हूं। वहां मुझे अछूत माना जाता है। मुझे पता चला है कि हमारे गांव की एक लड़की को बी ब्लड की जरूरत है। मैं उसकी मदद करना चाहता हूं, लेकिन अगर उन्हें पता चला कि मैंने खून दिया है तो वे शायद लेना मना कर दें। डॉक्टर ने गंभीरता से सुरेश की ओर देखा, फिर वह मुस्कुराए। तुम्हारी बात समझ में आती है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें नियमों का पालन करना होगा। हम तुम्हारा खून लेंगे, लेकिन तुम्हें अपना नाम और पता देना होगा। सुरेश ने हार मान ली। उसने अपना नाम और पता बता दिया। डॉक्टर ने उसका ब्लड टेस्ट किया और कुछ देर बाद वापस आए। तुम्हारा ब्लड ग्रुप वाकई बी है और हमें इस समय इसकी सख्त जरूरत है। क्या तुम तैयार हो? सुरेश ने हाँ में सिर हिलाया। डॉक्टर ने उसे एक कमरे में ले जाकर लेटने को कहा।
नर्स ने उसकी बांह साफ की और सुई लगाई। सुरेश ने देखा कि उसका खून धीरे धीरे एक बैग में भर रहा है। वह मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि विद्या ठीक हो जाए। खून देने के बाद डॉक्टर ने उसे कुछ देर आराम करने को कहा और एक गिलास जूस दिया। सुरेश ने जूस पिया और फिर उठकर जाने लगा। तुम्हारा खून किसी मरीज की जान बचाएगा, डॉक्टर ने कहा। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। सुरेश मुस्कुराया और बाहर निकल गया। वह अब वापस गांव जाना चाहता था। उसने अपना काम कर दिया था। अब वह चाहता था कि कोई उसे पहचाने नहीं, ताकि विद्या को उसका खून मिल सके। लेकिन जैसे ही वह अस्पताल के गेट की ओर बढ़ा, उसने देखा कि रमेश बाबू सामने से आ रहे हैं। सुरेश ने जल्दी से अपना मुंह दूसरी ओर कर लिया और तेजी से चलने लगा, लेकिन रमेश बाबू ने उसे देख लिया। अरे, तू यहां अस्पताल में क्या कर रहा है? रमेश बाबू ने पूछा। सुरेश रुक गया। उसने सोचा कि अब क्या कहे। वो, मैं बस यहां से गुजर रहा था। रमेश बाबू ने उसे शक की नजरों से देखा। तू झूठ बोल रहा है। तू अंदर से आ रहा है। क्या कर रहा था तू अस्पताल में? सुरेश चुप रहा। रमेश बाबू ने उसका कंधा पकड़ा। बता, क्या कर रहा था तू यहां? सुरेश ने बुबकतहा गहरी सांस ली। मैं खून देने आया था। खून? किसके लिए? किसी के लिए नहीं, बस ऐसे ही। मैंने सुना था कि अगर खून दान करो तो पुण्य मिलता है। रमेश बाबू ने उसे अजीब नजरों से देखा। अजीब बात है। खैर, मैं जा रहा हूं। विद्या की हालत बहुत खराब है। डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर आज रात तक उसे बी ब्लड नहीं मिला तो। सुरेश ने कहा, चिंता मत करिए, मुझे यकीन है कि उसे खून मिल जाएगा। रमेश बाबू ने उसे एक अजीब नजर से देखा और चले गए। सुरेश ने राहत की सांस ली और बस स्टैंड की ओर चल पड़ा। वह गांव लौट आया। उसके पिता उसका इंतजार कर रहे थे। कहाँ गया था तू पूरे दिन? सुरेश ने सब कुछ बता दिया। उसके पिता ने उसे गले लगा लिया। तूने बहुत बड़ा काम किया है बेटा, लेकिन हमें किसी को नहीं बताना है। अगर मुखिया को पता चला तो वे हमें गांव से निकाल देंगे। सुरेश ने हाँ में सिर हिलाया। वह जानता था कि उसने जो किया है वह सही है, चाहे कोई जाने या न जाने। अगले कुछ दिनों तक गांव में विद्या के बारे में ही बातें होती रहीं। लोग कहते थे कि उसकी हालत अब सुधर रही है। उसे बी पासी से ब्लड मिल गया था और अब वह खतरे से बाहर है। सुरेश यह सुनकर खुश हुआ, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। एक हफ्ते बाद विद्या और उसके माता पिता गांव लौट आए। गांव वालों ने उनका स्वागत किया। सुरेश दूर से ही यह सब देखता रहा। उसे खुशी थी कि विद्या ठीक हो गई दिया है। उसी शाम जब सुरेश अपनी झोपड़ी में बैठा था, उसने देखा कि मुखिया का एक आदमी उसके घर आया है। मुखिया जी ने तुम्हें बुलाया है, उसने कहा। सुरेश और उसके पिता एक दूसरे को देखने लगे। क्या मुखिया को पता चल गया है कि सुरेश ने खून दिया था? क्या अब उन्हें गांव से निकाला जाएगा? सुरेश ने अपने पिता को आश्वस्त किया और मुखिया के घर की ओर चल पड़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मुखिया के घर पहुंचकर सुरेश ने देखा कि मुखिया, उनकी पत्नी और विद्या बैठे हैं। रमेश बाबू भी वहां थे। आओ सुरेश, मुखिया ने कहा। उनकी आवाज में अजीब सा भाव था। सुरेश अंदर गया और दरवाजे के पास ही खड़ा हो गया। वह नहीं जानता था कि क्या कहे या क्या करे। तुम्हें पता है हम तुम्हें क्यों बुलाए हैं? मुखिया ने पूछा। सुरेश ने नहीं में सिर हिलाया। रमेश ने मुझे बताया कि तुम उस दिन अस्पताल में थे और तुमने खून दिया था। सुरेश का दिल धड़कने लगा। उसने कुछ नहीं कहा। हमने अस्पताल से पता किया, तुम्हारा ही खून विद्या को दिया गया था। तुम्हारे खून ने मेरी बेटी की जान बचाई। सुरेश ने धीरे से मुखिया की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। मैं नहीं जानता था कि कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं, मुखिया ने कहा। हमने हमेशा तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया। हमने तुम्हें अछूत कहा, तुम्हें दूर रखा, लेकिन तुमने हमारी बेटी था की जान बचाई। विद्या उठी और सुरेश के पास आई। मुझे माफ कर दो, उसने कहा।
मैंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारी हमेशा आभारी रहूंगी। सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन आएगा जब गांव के लोग उससे इस तरह बात करेंगे। मुखिया ने कहा, आज से इस गांव में कोई किसी को अछूत नहीं कहेगा। हम सब एक हैं, हमारा खून एक है। और यह बात सुरेश ने साबित कर दी है। उस रात जब सुरेश अपनी झोपड़ी में लौटा, उसके पिता ने उसे गले लगा लिया। तूने इतिहास बदल दिया है बेटा, उन्होंने कहा। तूने सिर्फ एक जान ही नहीं बचाई, तूने एक सोच बदल दी है। सुरेश मुस्कुराया। उसने जाना कि अंधविश्वास और भेदभाव की दीवारें तोड़ने के लिए कभी कभी एक छोटा सा कदम ही काफी होता है, और कभी कभी एक बूंद खून ही इंसानियत की नई कहानी लिख देता है। आज जब सुरेश गांव में चलता है तो लोग उसे सम्मान से देखते हैं। विद्या, जो अब डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रही है, अक्सर सुरेश से मिलने आती है और उससे मेडिकल की किताबों के बारे में बात करती है। मुखिया ने गांव में एक नया स्कूल खुलवाया है जहां सभी बच्चे साथ पढ़ते हैं, बिना किसी भेदभाव के। और सुरेश, वह अब गांव का पहला युवक है जो सरकारी नौकरी की परीक्षा की तैयारी कर रहा है। उसका सपना है कि वह एक दिन ऐसा काम करे जिससे समाज में की फैली इस छुआछूत की बीमारी को जड़ से मिटाया जा सके। क्योंकि उसने सीखा है कि खून में कोई जात नहीं होती, और अगर एक अछूत कहे जाने वाले व्यक्ति का खून किसी ब्राह्मण की बेटी की जान बचा सकता है, तो इस दुनिया में कोई भी अछूत नहीं है। हम सब एक हैं, हमारा खून एक है और हमारी इंसानियत एक है। उस दिन से गांव में एक नई कहानी शुरू हुई। एक ऐसी कहानी जिसमें मनुष्यता की जीत हुई, पुरानी परंपराओं और अंधविश्वासों पर। और यह सब शुरू हुआ एक बूंद खून से, जिसने न सिर्फ एक जान बचाई बल्कि पूरे गांव की सोच बदल दी। आज भी जब कोई गांव में छुआछूत की बात करता है तो लोग उसे विद्या और सुरेश की कहानी सुनाते हैं। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं और प्यार से बड़ी कोई जात नहीं। क्योंकि जब जान बचाने की बात आती है तो हम सब एक ही खून के बने होते हैं, लाल, गरम और जिंदगी से भरपूर। और इस सच्चाई को जानने के लिए कभी कभी एक अस्पताल का बिस्तर ही काफी होता है, जहां एक अछूत का खून एक ब्राह्मण की बेटी के शरीर में बहता है और उसे नई जिंदगी देता है।